नमस्कार। अमर उजाला की जम्मू कश्मीर की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है छोटे से कस्बे में, या अब कहूँ ज़िला हो गया, इसका नाम है रियासी। पीछे पहाड़ देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत सी वादी है ये। वादी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें कश्मीर याद आता है, पर यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीर से भी सुंदर वादियाँ हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि रियासी क्यों कहते हैं, रियासी की कोई ख़ास बात है रियासी होने की? रियासी की एक कम्युनिटी थी, रसियाल एक कौम थी, तो उसके नाम पर इसका नाम जो है, जो हमने सुना है कि उसके नाम पर जो रियासी जो है नाम पड़ा है। इसके ऊपर जब शहर में घुसते थे किला भी है ऊपर, वो किला के उसका नाम भीमगढ़ किला है। तो ये हमारे जो डोगरा राजा महाराजा जो हुए हैं, तो ये शुरुआत जो थी भीम नाम के एक इंसान ने शुरू की थी। तो बाद में इसकी डेवलपमेंट आस्ता आस्ता होती गई। गुलाब सिंह, उसके बाद रणबीर सिंह या हरी सिंह, जो भी राजे आए तो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती गई। अब जो हालात है, कुछ श्राइन बोर्ड ने भी इसको डेवलपमेंट किया है, तो कुछ अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी करता है। तो इसकी जो है डेवलपमेंट का आस्ता आस्ता जो है काम चलता ही रहता है। जी। रियासी, जितना मुझे मालूम चला, पिछली बार उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, इस बार पहली बार जो है जम्मू लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आपको लगता है कि इस सरकार में विकास हुआ? आप तो भाजपा के नेता हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जो बड़ी विकास योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं, किस तरह का विकास है उस तरह का। हमारे ऐसे जम्मू, रियासी और सांबा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। और रही बात विकास की, तो आप जानते हैं कि सांबा जम्मू में IIT, IIM कॉलेज, एम्स वगैरह और सर्कुलर रोड जो भी है, वो कठुआ भी उसमें टच होता है, सर्कुलर रोड बना हुआ है। और अब 6 लेन जो कटरा माता वैष्णो देवी से दिल्ली अमृतसर बाय अमृतसर ये जाने वाला है, बहुत बड़ा काम है ये। बाकी हमारे कोड़ी ब्रिज, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, वो हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ये बहुत बड़े विकास, इससे और बड़ा दिखता नहीं है यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जहाँ पर कोड़ी में हमारे। लेकिन जो स्थानीय सांसद हैं, मैंने उधमपुर में देखा, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी, उनके प्रति थोड़ी सी नाराज़गी है लोगों में। आपको लगता है इससे कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? अब आप भाजपा के हैं, लेकिन फिर भी देखिए, यानी चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये चलता है। क्योंकि कोई भी नेता जब जीत के जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तो पहुंच सकता। लोकसभा जो खासतौर जो सांसद होता है, और हमारा इतना यानी हिली एरिया है, खासतौर उधमपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसमें मतलब 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इतने फार फ्लंग एरिया, मिलिटेंसी भी बहुत काफ़ी रही है। तो वहाँ पर अब संभव नहीं है कि हर कोई भी सांसद हो, जाए वो कांग्रेस का हो चाहे BJP का हो, वहाँ हर जगह नहीं पहुँचा। लेकिन जो विकास वहाँ पर हुआ है, वो पिछले यानी 10 सालों के पीछे भी आप कंपेयर कर लें कि कितना विकास पिछली पार्टियों ने किया 60 साल में, और इन्होंने कितना किया है, ये आप देख सकते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत हैं, अभी जब मैं यहाँ पिछले कुछ समय से बात कर रहा था, तो जाना कि रियासी को जिला बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 70 से 72 दिन तक हड़ताल हुई, लोग धरने पे बैठे रहे। उन्हीं के परिवार से उनके चाचा हैं जो यहाँ बैठे थे। आपको क्या लगता है कि सरकारों से जो उम्मीदें थी, जिसके लिए इस जगह को जिला बनाने के लिए इतनी मेहनत की गई, लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन की, वो पूरी हुई हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा ज़िला, जो हमारी डिमांड थी वो पूरी हुई है। लेकिन उसके लिए जितनी कुर्बानी इस छोटे से टाउन ने दी है, वो एक ऐतिहासिक कुर्बानी है। 72 दिन लगातार बंद रहा, हज़ारों आदमी जेलों में गए, और जब हमको प्रॉमिस किया गया, वायदा किया गया कि हम, तब फारूक अब्दुल्ला साहब थे कि इसको हम जल्दी ही बना रहे हैं, उन्होंने माना, लेकिन नहीं। तो जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने, और तब MLA जहां जुगल किशोर जी थे, उनके सहयोग से, उनके द्वारा, जो ऋषि कुमार कौशल जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा के रखी थी, उस टाइम उन्होंने ये जिला जो है वो दिया। हम उनके आभारी भी हैं जिन्होंने इसको खुलवाया। इस तरह शायद टाल मटोल कई बार चलता रहता। हमारी जहाँ लोकल डिमांड्स हैं, हमारा मदर चाइल्ड एक हॉस्पिटल है, मैं सरकार के लिए आपको बता रहा हूँ। खाली लोगों को भाषण से पाचन शक्ति नहीं बढ़ेगी, उनको कुछ खाने के लिए खुराक चाहिए। खुराक इन द सेंस डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट नाम की अगर कोई चीज़ होती, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट 20वें नंबर पर, कुल 20 नंबर है,
डिस्ट्रिक्ट के हमारे स्टेट में, हम 20वें नंबर पर चले गए। हमारी जो स्ट्रगलें थी वो सब फेल हो गई इन पॉलिटिकल लोगों के द्वारा, जिन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि इस टाइम ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत है, सुने या ना सुने लोग इस टाइम परेशान हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन कब हो, हमें नुमाइंदगी मिले, हम अपनी डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। बहुत अच्छी बात। ये यहाँ के लोकल लोगों की मांग भी है कि स्टेट इलेक्शन भी हो। जैसा कि मैं बता रहा था अभी कि जम्मू का ये लोकसभा क्षेत्र है रियासी। जुगल किशोर शर्मा यहाँ भाजपा के सांसद भी हैं और फिर से प्रत्याशी हैं। रमन भल्ला कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। अभी बात हो रही थी कि ये रियासी जब जनपद बना तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में बना, उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब अब खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं और उनका भी यहाँ कोई कैंडिडेट जम्मू में नहीं है। आपको क्या लगता है जो बातें हो रही हैं चुनावी वादों की, नेताओं से अलग, आप इस शहर के जागरूक नागरिक भी हैं, या इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कौन से बातें हैं? कुछ किसी साथी ने मुझे बताया कि उनकी मांग थी कि जो टोल है उन्हें टोल से बाहर किया जाए, ऐसा नहीं हुआ। और धारा 370 हटने को लेकर भी क्या कुछ लोगों में नाराज़गी है क्या? देखिए, जहाँ तक जो आपने मेरे को जो पिछले जहाँ सांसद रहे उन्होंने खुद भी यहाँ पर स्पीचों में कहा था 2008 की इलेक्शन में, फिर 2014 पिछले सांसद से यहाँ आसे उनका जो है जितेंद्र सिंह जी से है जो पीएमओ में मंत्री है। हाँ, 2014 में उन्होंने वायदे किए और 2019 में भी उन्होंने वायदे किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ पर सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय दूंगा। तो वो केंद्रीय विद्यालय 10 साल वो सांसद रहे, केंद्रीय विद्यालय की कहीं जगह भी नहीं ढूंढ पाए। एक वो, दूसरा उन्होंने कहा था कि जी NHPC का जो प्रोजेक्ट जहाँ बना है, सलाल प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, वहाँ की बिजली मैं जहाँ रियासी टाउन को फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। ये खुद वायदे करके गए थे, लोगों की डिमांड नहीं थी, ये उन्होंने खुद बोला था। और जब उनको पूछा जाता है पत्रकारों को दोबारा, तो बोलते हैं ये जो प्रोजेक्ट बना था सलाल प्रोजेक्ट, ये इसमें पिछली सरकारों ने कोई MOG लिख के दिया है कि अब ये संभव नहीं है। तो जब उन्होंने वायदा किया, पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर थे, और तब उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं, स्टडी नहीं किया था और सीधा खुले लोगों को बोल दिया, गुमराह किया लोगों को। और ये कह सकता हूँ कि 10 साल में माननीय जितेंद्र सिंह जी ने मेरे ख्याल में रियासी एक DC ऑफिस के बाहर एक तोप दी है, पुरानी कोई शो पीस लगाया वहाँ पर। उसके सिवा रियासी डिस्ट्रिक्ट में 2 पैसे का काम जितेंद्र सिंह जी ने नहीं किया। रही बात जहाँ मेरे बुजुर्ग डॉक्टर सुखदेव जी ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई 1988 में, उस एजिटेशन में मैं भी हिस्सा था और मैं 63 दिन हीरानगर जेल में रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसमें ऋषि कुमार कौशल जी ने हमें यूथ का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, हम सारे कार्य करते थे उस एजिटेशन में। और उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला ने डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, गुमराह करके हमारी एजिटेशन को फेल कर दिया, फिर रियासी की किस्मत कब जागी जब 2004 में इलेक्शन हुई और 2006 में जब 5 में गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को 8 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, जो 4 जम्मू संभाग में है और 4 श्रीनगर संभाग में है। कश्मीर में 4 और जम्मू में 4, और 8 डिस्ट्रिक्ट 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने उनको कंप्लीट भी किया, उनके स्ट्रक्चर भी बने और उनकी बिल्डिंगें भी तैयार हुई, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बैठे भी और फंक्शन भी हुए। और उसी के साथ जो जुगल किशोर शर्मा जी एक बार रियासी की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था अपने बोर्ड के माध्यम से, उन्होंने जो यहाँ ये भी स्पष्ट करना है कि जिन जुगल किशोर शर्मा जी की पहले बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक थे और अभी जो सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं वो अलग है। वो लगे वो हाँ, जुगल किशोर हाँ, शर्मा जी कटरा से आते हैं जी, वो कांग्रेस, जी, उस वक्त कांग्रेस की जी, सरकार थी और कांग्रेस में जी, थे, जी, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट की है यहाँ जी, पर, जी। तो इस चीज़ों के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो जम्मू संभाग के लिए, कश्मीर संभाग के लिए काम किए हैं, लोग उनको याद करते हैं। तो यही जो बातें हैं तो उनको याद किया जाता है। मैम, आप सुनी रही होंगी पूरी डिबेट, तो आपको क्या लगता है कि हुए हैं काम या सिर्फ वादे ही रहे और चुनाव में जो लोग फिर से वोट मांग रहे हैं वादों पे मांग रहे हैं? सर पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी इधर, मैं एक आम पब्लिक की तरह, मैं आम पब्लिक की ही बात करूँगी। यहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं हुई ये सबको दिखता है।
मैं देखूंगी कि अब जो इलेक्शन होने जा रही है वो किस बेस पे होने जा रही है, लोग किस बेस पे अपना वोट कास्ट करेंगे किसी को, और हम क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के बारे में, मैं वो बात करूंगी। मैं ये नहीं कहती डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है, सबको दिखता है। अब ये बातें क्या करनी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेक्स्ट जो होने वाला हम उसको देखेंगे। दूसरी बात है, मैं देखूंगी कि आपने अपने मैनिफेस्टो में यूथ के लिए क्या डाला है। आप मैनिफेस्टो दिखाते हैं तो आप दिखाइए ना आपने यूथ के लिए क्या डाला है, एक आम इंसान के लिए, एक आम हाउसवाइफ के लिए क्या डाला है आपने अपने मैनिफेस्टो में, मुझे नहीं दिखता। आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगने जा रहा है, आप बताइए किसी का मकान है उसके पुश्तों ने दे रखा है, अब मकान है, यहाँ आज का बच्चा जो है उसके पास ना कोई नौकरी है ना कोई काम है, तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा। ये बात मेरी पहले भी हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा, वो अपनी एक पेंशनर्स जो है वो अपनी दवाई लेगा, वो अपने घर का खर्चा पूरा करेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट 370 के बाद भी कुछ इसमें और चेंजेस आए? आप बताइए ना। अब 370 के बाद जो लोग ये कहते हैं कि 370 के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुई होगी, आप बताइए यहाँ आपको, आप यहीं पे बस स्टैंड पे चले जाइए, आपको लोकल्स कितने दिखते हैं और बाहर के लोग कितने दिखते हैं। आप जम्मू एम्स में एक जॉब निकली, वो भी लोकल को मिली, यहाँ के लोगों को मिली, किसको मिली सभी को पता है, मीडिया ने कवर किया, वो किसको मिली वो जॉब। क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? यहाँ के लोग डिज़र्व ही नहीं करते हैं कुछ भी, तो क्यों नहीं हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, डंडे खाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि गवर्नमेंट आ रही है, बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल कितनी होती है ये सब जानते हैं जी। हमें वो गवर्नमेंट चाहिए। अभी जो मैम बोल रही थी कि मुद्दे भी हैं, अच्छी बात है कि लोग मुद्दों की बात भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट या 370 की वजह से जो कुछ लोगों में डर है कि बाहर के लोग ज़्यादा नौकरियां, व्यापार, व्यवसायों पे कब्जा कर लेंगे, आपको कुछ ऐसा लगता है? नहीं, आपका तो पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया चर्चा में बोलने का। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 370 टूटी है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी है। लेकिन देखा जाए अगर डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसे नौकरियों के हिसाब से देखा जाए, तो वो कोई जो जम्मू के लोग, उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट दिखता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो पता नहीं चल रहा है कब पोस्टें निकल रही हैं कब भर रही हैं, ठीक है। और यहाँ का यूथ है, पढ़ा लिखा है, अब वो इस नौकरी की आशा छोड़ के दूसरे उल्टे कामों की तरफ जा रहा है। ये भी एक इसका बड़ा तो ये एक्चुअली है कि, पूरे देश भर में 370 को लेकर चुकी तमाम वादे भी और क्रेडिट अमर किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। मैं एक और वरिष्ठ साथी मेरे साथ हैं, आपको भी लगता है कि 370 के कुछ नफ़े तो बहुत गिनाए गए, कुछ नुकसान भी है? नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे हैं इसके। 370 टूटने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है इसका। देखो ये कुछ नौकरियों की बात जो आ रही है, क्या हिमाचल के लोग ज़िंदा नहीं रहते हैं, पंजाब के लोग ज़िंदा नहीं रहते हैं, वहाँ 370 नहीं है। एक मिनट नहीं, एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं, नो क्रॉस क्वेश्चन, बीच में नहीं बोलना है। देखो वो ज़िंदा नहीं रहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 370 से पहले जम्मू कश्मीर सेक्रेटरीट में 90% सीट जो नौकरियाँ थी वो कश्मीर के लोगों को मिलती थी, जम्मू के 10% लोग थे। नहीं तो ये आंकड़े बता कर दिखा दे हमें, तब 10% मिलती थी, अब 20% मिल रही हैं। बाकी रोज़गार बड़ा है, उससे अगर कोई बाहर का कोई आकर मजदूरी करेगा तो उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ का आदमी दिल्ली कैसे जा सकता है, ये भी तो वहाँ काम करते हैं जाकर, यहाँ के लोग वहाँ जगह ले सकते हैं, वहाँ के वो लोग नहीं जगह यहाँ ले सकते। ऐसी कौन सी बात है? ये एक देश है, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? वो भी अपने लोग हैं, ये भी अपने लोग हैं, पैसा वहाँ से आता है, अनाज वहाँ से आता है, सब कुछ वहाँ से आता है, तो बाकी सब कुछ वहाँ से। तो वो सिर्फ दो चार मरले जगह अपने लिए, ज़मीन के मकान के लिए नहीं ले सकते। कोई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। देश एक है, एक निशान है, एक विधान है। आप भी ऐसे सोचते हैं? और क्या चुनाव में मुद्दा बनेगा ये जो थोड़ी नाराज़गी है, या जो अच्छा भी जिन लोगों को लग रहा है? ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, ये एक देश हित के लिए चुनाव है, ये कि लोकल, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं आएगी। ये हम पूरे देश देखते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, तो देश की जो तरक्की है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, इस इलेक्शन में हम वो सोच रहे हैं। ये लोकल मुद्दा इसमें हम नहीं सोच रहे हैं। ये जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो महंगाई, देखिए मैं जहाँ तक अब मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, तो जहाँ रियासी की जो बात है कि मैं देखता था, जहाँ पर एक टाइम था 4 बसें आती थी जम्मू से,
4 बसें आती थी, एक 8 बजे जाती थी, एक 12 बजे और एक 3 बजे लास्ट बस जम्मू जाती थी। तो आज बस स्टैंड पर देखो क्या हालत है, कितनी बसें हैं, कितनी डेवलपमेंट है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है या क्या हुआ है। तो लेकिन कुछ कमियां जो होती हैं वो तो होती है, कई बार सब्जी में भी नमक ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, लेकिन इसमें अभी कुछ काम होने बाकी भी हैं। तो वो हम चाहते हैं कि कुछ मुद्दे हैं मुद्दे, लेकिन मेरे से पूरा पूछ लो ना, अगर आपने बाकी डेवलपमेंट के लिए पूछा नहीं। जी तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहा है इसमें मुकाबला पिछली बार की तरह एक तरफा होगा या थोड़ा इस बार कड़ा होने नहीं, की संभावना? इस तरफा एक तरफा मुकाबला हो रहा है। बीजेपी जो है 400 के करीब पहुंच रही है, आप लोगों का सर्वे भी बता रहा है ये, और ये 400 के करीब पहुंच रही है। वो इसी वजह से पहुंच रही है कि 370 हटा है। ये बाकी लोग भी ऐसा मानते नहीं मानते? आपको लगता है कि 400 पार की जो बात कर रहे हैं हो पाएगा ऐसा? देखिए, जहाँ तक आपने 370 का सवाल पूछा है, 370 हट गई, 35 से हट गई, 370 हट गई। मगर मेरे को एक चीज़ का पूछना है कि अगर गुजरात में 371 है, हिमाचल में 371 है, और भी कुछ स्टेटों में 371 है, हिमाचल में भी आप बाहर से आदमी आकर वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है, गुजरात में भी बाहर से आके आप वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो हमारे सिर के ऊपर हमें भी 371 दे दो ना, कम से कम हमारी ज़मीन और हमारी नौकरी। मेरी जम्मू कश्मीर की नौकरी, मेरी जम्मू कश्मीर की नौकरी, मेरी जम्मू कश्मीर की नौकरी और मेरी जम्मू कश्मीर की लैंड जो पहाड़ों में बंटी है, और उपजाऊ ज़मीन और रहने के लिए, घर बनाने के लिए जो हमारे पास कम है, उसका दुरुपयोग जो 370 से हटने से हो रहा है, वो जम्मू के लोगों को नुकसान है। और जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों, वो कश्मीर के लोगों को नुकसान नहीं है, जम्मू के लोगों को। कश्मीर कोई नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए, कश्मीर कोई लेने नहीं जाएगा। मेरी जम्मू के लोगों को नुकसान है, उसको हम कहते हैं कि हमको 371 दे दो, ज़मीन और नौकरी, ये 2 चीज़ें हमारी महफूज कर दो। बाकी हमें 370 का कोई शौक नहीं है, हटा दिया, हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बाहर जाकर नौकरी करें। हिमाचल की बात कर रहे हैं जी, हिमाचल में 15 साल जो आदमी वहाँ रहता है वो जगह ले सकता है। ये गलत इनकी जानकारी है इनके पास। बाकी 370 के और फ़ायदे जो हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, कितना जो लोगों को मारा जाता था, भगाया जाता था, तिरंगा झंडा नहीं चढ़ाया जाता था। आज वो घर घर में खुद चढ़ा रहे हैं। उन लोगों को डराया हुआ था, धमकाया जाता था उन लोगों को, भाई आपको 370 से ये होगा, वो फ़ायदा मिलेगा। 370 हटने से इतनी डेवलपमेंट हुई है, जो आज एसटी जो गुज्जर तबका है, इनको 9 सीटें असम्बली की मिली, सियासी रिजर्वेशन, इसका नाम नहीं लेते थे ये कश्मीरी उनको देने के लिए, और आज उनको सियासी रिजर्वेशन मिली। पहाड़ी जो स्टेटस जो रखते थे लोग, उनको पहाड़ी स्टेटस मिला, उनको रिजर्वेशन मिली। इतने अच्छे काम हुए हैं, सड़क गाँव तक गई है, और इतनी डेवलपमेंट हुई है कि कहने की बात नहीं है। आज कोई नहीं माने अगर, तो वो उसकी मर्जी है, आंखें चाहिए देखने के लिए, सही बस। चूँकि सभी लोग किसी न किसी पार्टी से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी पार्टियों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन एक बात कोमली में फिर से कि आपकी नज़र में तो मुकाबला एक तरफा है। आपको क्या लगता है पहले के मुकाबले थोड़ा कड़ा होगा इस बार, या वैसे ही रहेगा जिस तरह से भाजपा पिछली बार जीती थी? देखिए, 2014 की इलेक्शन में मेरे ख्याल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से 40-45 हज़ार की लीड से जीते थे, और दूसरी बार जब इलेक्शन हुई तो वो 2.5-3 लाख से जीते थे। अब तीसरी इलेक्शन है, कैंडिडेट चेंज हो गया है, कॉन्स्टेंसी चेंज हो गया बेसिकली। नहीं, बिल्कुल हमारा कैंडिडेट चेंज हो गया। जो हमारे पास था, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से निकाल दिया। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रियासी डिस्ट्रिक्ट उसके बीच में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हार भी सकते थे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट उनको माफ़ करने वाला नहीं था। अब रही बात, जे कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई, जम्मू के साथ हम जुड़ गए, हमारे लिए वो सांसद नए हैं, और वो सांसद भी ऐसे हैं कि जिन्होंने, कहते हैं कि पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि जानीपुर से एम्स तक मैंने मेट्रो चला दी है। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था उन्होंने। तो वहाँ तो मेटाडोर भी नहीं जाती है, जानीपुर से एम्स तक डायरेक्ट मेटाडोर भी नहीं जाती, वो भी बदलना पड़ती है। तो ऐसे सांसद दिए हैं, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, मार्जिन वो नहीं रहेगा। सर देखो, मुकाबले में कौन खड़ा है? मुकाबले में लालू की औलाद खड़ी है, अखिलेश यादव खड़ा है, जो कि मुलायम सिंह का, जिसको लोग थूकते हैं जिसके ऊपर। ऐसे लोग मुकाबला कर रहे हैं, ये कैसे जीते? जब इनकी एक बैठक हुई, ये गठबंधन बना, इसकी बैठक हुई, तो इन्होंने कहा कि अंदर अंदर से फैसला किया, जिन्नी अन्नी पौंदी उन्नी अन्नी पाई चलो, ये डोगरी में है। जिन्नी अन्नी पौंदी, पहले मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा।
अन्ना मारे अन्नी की किस्मों ना लगे थम्मी की, जिन्नी अन्नी पौंदी उन्नी अन्नी पाई चलो, अंदरू अंदरू खाई चलो तो बारू रौला पाई चलो, ये उन लोगों की सोच है। इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हिंदी में डिस्क्राइब करें तो पाठकों के लिए ऐसा अच्छा रहेगा। क्या क्या जो आपने बोला है इसको हिंदी में इसका मतलब हिंदी में इसका ये मतलब है, जब ये गठजोड़ है, ये आप वाले हैं, जब वो है प्राइम मिनिस्टर जब कह रहा है कि मैं करप्शन मुक्त करूंगा देश को, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, तो फिर ये इन्होंने अंदर खाने करप्शन की, डाके मारे, चोरी की, अब पकड़े जा रहे हैं तो शोर में जाते हैं इलेक्शन है जी, हमें रोका जा रहा है। ये है इसका कि अंदर उधर खाते जाते हैं, बाहर से रोरा शोर मचा रहे हैं, अंदर कर दिए जी, अंदर कर दिए मैं जी। मैडम आपसे इस चुनावी चर्चा को विराम दूंगा आपसे बात करने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना सभी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसी लिहाज से बातें कर रहे हैं। आखिरी बात की, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होगा? क्या जो बात हो रही है इंडिया वर्सेज एनडीए या भाजपा इसे इंडी भी कहते हैं, ये गठबंधन या ईडी एजेंसियों का जो के प्रयोग और दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, अलग अलग दोनों बातें हम करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि दुरुपयोग हो रहा है और प्रधानमंत्री जगह जगह कह चुके हैं, खासतौर से मेरठ की रैली सबसे पहली जो उन्होंने चुनावी रैली की थी उसमें घोषणा की थी कोई भ्रष्टाचारी बख्शेंगे नहीं और जो बचे हैं उनको भी जेल में भेजेंगे। तो क्या लगता है आपको क्या मुद्दे होंगे इस तरह के? देखिए सर, प्रधानमंत्री जी की बात की आपने, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और जैसे ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता तो उसने माँ को बना दिया, ठीक है, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी घर घर नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने नुमाइंदे रखे हुए हैं, वो नुमाइंदे जाएंगे और नुमाइंदों से लोग खुश हैं नहीं हैं, ये बात सोचने की है, उनसे नहीं, उनसे नाराज़गी नहीं है, वो अपनी स्कीम्स आगे लाएंगे, वो स्कीम्स हम तक पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं, या हम खाते हैं नहीं खाते हैं, बात वो है। दूसरा आपने बोला मुद्दा, मैंने आपको पहले ही बोला अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, और यहाँ पे जो पेंशन स्कीम्स थी, ओल्ड एज पेंशन जो थी, उसके लिए लोगों ने कितने धक्के खाए हैं ये आप सोच सकते हैं, मीडिया ने बहुत कवर किया है। या विडो पेंशन स्कीम थी, उसमें जो बदलाव किए गए, आप बताइए, अगर एक औरत विडो हो जाती है उसमें उस बेचारी का कसूर नहीं है, उसको बच्चे पालने हैं, अब जब वो शादी करेगी या नहीं करेगी, या उसकी एज 40 है या नहीं है, उसमें उसका कसूर नहीं है, उसने बच्चे पालने हैं, वो क्या करेगी आप बताइए ना, जिसके पास कोई सहारा ही नहीं रहा वो बच्चे कैसे पालेगी, उसको पेंशन के लिए धक्के खाने। और मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट ही रहूँगी, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है। और मैं काउंसलर थी, एमसी काउंसलर। अच्छा, आप पहले काउंसलर रह चुके हैं। एमसी काउंसलर। चुनावी यात्रा में दावे और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द किसी नई जगह। मैं नितिन यादव, अमर उजाला के लिए, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।